तो लास्ट जो है वो हमने कहाँ तक देखा था, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया था हमारा। हाँ, सेक्शन 19 करना। अब 19 करना था, ठीक है। देखिए ये जो सेक्शन 19 है जनरली ये बात करता है कि जो भी जैसे एग्रीमेंट जिनमें कोरेशन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल ऑप्शन पे होगा, यानी कि वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द एट द पार्टी ऑफ द हुज कंसेंट वाज सो कॉस्ट, यानी कि जिसकी कंसेंट जो है वो कॉज हुई थी उस पार्टी के ऑप्शन पर वो डिपेंड रहेगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे ले जाना चाहता है या वहीं के वहीं ख़त्म करना चाहता है। तो कोर्ट जो है उससे पूछेगी उस समय कि भाई ये आप क्या चाहते हैं इसका, तो वो चीज़ पे बताना पड़ेगी, है ना। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है कि अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में इफ ही थिंक्स फिट इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड एंड ही शैल बी पुट in the position in which he would have been if the representation made had been true, यानी कि फिर वो उसी तरीके से माना जाएगा कि बिल्कुल सही हुआ है कॉन्ट्रैक्ट और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है, उसमें कोई भी कंसेंट अफेक्ट नहीं हुई है ना। ये बात इसमें आती है। फिर इसके बाद उन्होंने एक्सेप्शन बताया। अब एक्सेप्शन क्या है, इसमें लिख रहा है इफ़ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस। अब साइलेंस की बात हमने उसमें फ्रॉड में भी की थी और कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन में उसमें भी हमने बात की थी, है ना। तो अगर कोई कंसेंट जो है मिसरिप्रेजेंटेशन से होती है या फिर किसी साइलेंस से होती है, फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, यानी कि सेक्शन 17 के अंडर की हम बात कर दी, the contract nevertheless is voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence। अब ये जो लाइन जो लिख रही है had the means of discovering the truth of ordinary diligence, इसका मतलब वही बात है कि अगर कोई फैक्ट वो अपने आप से खुद से डिस्कवर कर सकता था, जैसे हम गाड़ी लेने गए, गाड़ी जो है हमने जब देखी तो हमें स्क्रैचेस और वो सब पता चल जाता है, उसमें डेंट कितने हैं क्या है ना। अब उसने अगर उन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया कि जो वो इजीली देख सकता था, और हम उस बात पे चुप हैं। हम क्यों बोलेंगे यार गाड़ी में इतने डेंट हैं, इतना जो है इतने स्क्रैचेस हो रहे हैं, हम नहीं बोलना चाहते, वो तो खुद देख सकता है ना। तो वो चीज़ फिर नॉट वॉइडेबल कंडीशन में आ जाएगी, फिर वो वॉइडेबल नहीं होगा। बाद मतलब ये हुआ कि बाद में फिर वो ये नहीं बोल पाएगा कि आपने जो है मुझे फ्रॉड किया है या मुझे मिस रिप्रेजेंट किया है, मुझे तो इसकी जानकारी थी ही नहीं, है ना। तो वो बात यहाँ पे फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए वो नॉट वॉइडेबल उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, क्लियर है ना ये? ठीक, चलिए फिर इसके आगे चलते हैं हम। अब 19A जो है, 19A ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। कंसेंट इफेक्ट होती है किन पांच चीज़ों से कंसेंट इफेक्ट हो सकती है, जिसमें से मिस्टेक को छोड़कर 19 सेक्शन में क्या है, फ्रॉड, कोरिजन, मिसरिप्रेजेंटेशन, इनकी बात की है 19 में, और 19A जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कि यहाँ पे भी वही बात कर रहा है जो 19 सेक्शन में फ्रॉड, कोरिजन और मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए कही थी। यहाँ पे भी जो है वो वॉइडेबल सिचुएशन जो है वो उस पार्टी पे डिपेंड रहेगा, यानी कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अगर किसी की कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से इफेक्ट होती है तो 19A के अकॉर्डिंग वो भी जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और अगर पार्टी चाहे तो उसको एग्जिस्टेंस में बनी रहने दे सकती है, और यदि अगर पार्टी चाहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर सकती है कोर्ट के माध्यम से।
कोर्ट उसको जो है फिर वो स्टे लगा देगा या उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, है ना। दो बातें होती हैं बेटा, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और पार्टी चाहती है कि उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो फिर ये समझा जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है, उसमें किसी की कंसेंट इफेक्ट नहीं हुई, है ना। हाँ सर ऐसा होता है क्या, जैसे कि तुम पहला जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए, अगर इन चारों में से कोई कंडीशन है और फिर सामने वाले ने एग्री कर दिया है, तो फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है या उसी को नहीं आगे करते हैं तो? नहीं, वही रहेगा, वही वाला। ये तो उसी कॉन्ट्रैक्ट की अपन बात कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। इसमें यही समझा यही जाएगा कि उस व्यक्ति के कंसेंट इफेक्ट अब कुछ नहीं हुई है, वो एज इट इज़ जो चल रहा था वो वही चलता रहेगा, है ना। और यदि उसको लगता है कि नहीं मेरी कंसेंट इफेक्ट हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है, तो फिर उसको कोर्ट उसको क्या होगा, फिर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो वॉइड हो जाएगी, है ना। फिर वो वॉइडेबल नहीं रहेगा। बस ये जो है इन्होंने 19A सेक्शन में बताया है, ठीक। अब इसके बाद में क्या होता है कि 20 सेक्शन जो है ये बात करता है किसके, मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक जो कि अभी आपने हमें पिछली क्लास में बताया था, जिसको अपन बायलेटरल कहते हैं, जिसमें जहाँ पर क्या है दोनों पार्टीज़ मिस्टेक कर रही हैं फैक्ट को लेकर। फैक्ट को लेकर मिस्टेक जनरली क्या है, में तो 1% की मिस्टेक होती है। सॉरी, हाँ बायलेटरल वो यूनिलेटरल हो जाएगा, वो दोनों पार्टीज़ से अगर दोनों दिक्कत हो रही है, यानी कि अगर कोई मिस्टेक होती है, हाँ यूनिलेटरल। और बायलेटरल सिंगल का रहेगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ जो है क्या, दोनों पार्टीज़ मिस्टेक कर रही हैं किसी फैक्ट को लेकर, और मिस्टेक जो है किसी फैक्ट को लेकर या फिर लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ, इन दोनों बातों पे जो है हम मिस्टेक को कंसिडर करेंगे। अब बात ये आती है कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, और अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये बात बताई है कि जहाँ पर दो पार्टीज़ अगर मिस्टेक करती हैं तो हम उस एग्रीमेंट को वॉइड मानेंगे, क्योंकि दोनों पार्टीज़ जो हैं उस फैक्ट को लेके गलत धारणा में, यानी कि उनको गलत पता है उस चीज़ के बारे में, वो क्लियर नहीं है ना। इसमें क्या लिख रहा है, एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज़ आर अंडर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। यहाँ फैक्ट को लेके बात की गई है बस, फिर इसलिए इन्होंने आगे लिख दिया है वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। अब यानी कि उस एग्रीमेंट के लिए जो भी फैक्ट एसेंशियल थे, एसेंशियल फैक्ट्स है ना जो बहुत ज़रूरी हैं, तो उनको ही आप गलत समझ रहे हो या गलत मान लिया आपने, गलत फैक्ट्स पता है और उस चीज़ को लेके आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो वो फिर एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब मान के चलो कि भाई मैं भी अंदाज़ा में काम कर रहा हूँ और आपको भी कुछ फाइनल कुछ पता नहीं है उस चीज़ के बारे में। सपोज़ हॉर्स मैं परचेज़ करना चाहता हूँ आपसे, मुझे पता है आपके पास 2 हॉर्सेस है, मैं आपके पास 2 हॉर्सेस के लिए आया, आप ओनर हैं, आपको भी पता है कि मेरे पास 2 हॉर्सेस थे, मतलब है मेरे पास, आपको ये पता है कॉन्ट्रैक्ट करते समय। पर जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जब मैं वो हॉर्सेस को अपने पोजेशन में लेने गया, तब पता चली कि वो तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब हॉर्स तो वो थे ही नहीं, और वो नॉलेज जो है आप तक भी नहीं थी और मुझे भी नहीं थी। तो ऐसे फिर जो एग्रीमेंट जो भी हुआ है हमारे बीच में, वो फिर एग्रीमेंट किसी काम का नहीं होगा, वो स्वतः जो है अपने आप वॉइड हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम, जैसे मैं हूँ और आप हैं, यहाँ पे हम दोनों पार्टीज़ जो है फैक्ट को लेके गलत हैं। हम दोनों ये सोच रहे थे कि जो हॉर्सेस हैं वो तो अलाइव हैं, जो भी जीवित हैं, है ना, पर वो जीवित नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट और जो एग्रीमेंट हुआ है वो इसीलिए, मतलब हमने किया था कि भाई हॉर्सेस परचेज़ करने का, परचेज़ कैसे करें जब वो अलाइव ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाएगा
ख़त्म होगा, क्योंकि अब वो एसेंशियल चीज़ है वो तो उस एग्रीमेंट की, हॉर्स, और वो हॉर्स नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट भी जो है वॉइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। और ये क्योंकि अब मिस्टेक है, इस वजह से जो है उसको फिर और आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, इसलिए जो है इसमें कोई हम कंपनसेशन वाली बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टीज़ की मिस्टेक है किसी फैक्ट को समझने में, है ना। चल, फिर इसके बाद पर और अगर एक पार्टी की मिस्टेक होगी तो भी वॉइड होगा। नहीं, तो फिर जो है वो नॉट वॉइडेबल होगा, यहाँ पे वो नॉट वॉइडेबल होगा, उसको भी अभी अपन देखेंगे क्या होता है वो। अब यहाँ 20 सेक्शन में जो है वो हमने दो पार्टीज़ की मिस्टेक के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो है हाँ वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था 20 में। 21 में यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ है, यानी कि कानून को लेके आप जो मिस्टेक कर रहे हैं समझने में, ठीक। तो यहाँ इन्होंने एक लाइन लिखी है, इसमें बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल। ये नॉट वॉइडेबल ज़रूर अपन को मार्क करके रखना है, ये ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। यानी कि इंडिया में वो कानून लागू था और हमें वो समझने में भूल हो गई, हमें ये नहीं पता थी, क्लियर नहीं हुआ था कि वो कानून लागू इंडिया में है या नहीं है। हम नहीं जानते थे, हम सोच रहे थे कि वो कानून इंडिया में नहीं है पर वो है, या हम जानते हैं कि वो कानून जो है लागू है पर वो एक्चुअल में नहीं है अब इंडिया में लागू। तो ऐसी जो सिचुएशंस जो हो रही हैं कानून को समझने में, और हमने मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि आप अगर इस तरीके से काम करेंगे, और लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, ऑफेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना। तो इस तरीके के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अगर कोई ऑफेंस वहाँ पे बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वो वॉइड हो जाएगा, ठीक। और यदि कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो फिर वो ऑब्लिगेशन जो भी बनी है अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको पार्टी को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, है ना। वो बाद में ये नहीं बोल पाएगा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ लागू होती है या नहीं होती है, तो वो यहाँ पे फिर ऐसी उनकी बात यहाँ पे नहीं मानी जाएगी। तो जैसे अब इन्होंने आगे और इसको पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या है, 21 सेक्शन में इन्होंने बोला इंडिया के रेफरेंस में, इन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया के कानून को समझने में भूल हो जाती है तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ कहलाई जाएगी, और यदि कोई ऐसी मिस्टेक जो कि इंडिया के बाहर हुई है कानून के संबंध में, तो उसको जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा। यानी कि हम इंडिया में बैठ के अगर ऐसा कोई इंग्लैंड के रिगार्डिंग जो है, हमने इंग्लैंड में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है उससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो है मुझे अब ये क्लियर नहीं था कि वो इंग्लैंड में ये कानून लागू है या नहीं है, क्या है वहाँ पे, और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जो है फिर मुझे पता चला कि यार इस तरीके का कानून जो है वहाँ पे लागू है ना, जो कि मुझे फॉलो करना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर मुझे वो करना ही पड़ेगा, है ना, वो मुझे करना पड़ेगी वो चीज़। तो वो अब उस बात को जो है हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोल दिया है, पर अब यदि हम इंडिया में बैठ के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वही जो इंग्लैंड वाली जो बात थी वो अब इंडिया में हो रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस हैं उन कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को समझने में मुझे कुछ भूल हुई, और मुझे ये पता थी कि भाई इंडिया में इस तरीके के कानून लागू नहीं हो रहे हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जो है मुझे पता चलता है कि कुछ हैं वो कानून जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे उन कानून जो है वो सब फॉल हो रहे हैं और ऑब्लिगेशंस बाउंड कर रहे हैं मेरे को, तो फिर मुझे वो फॉलो करना पड़ेगा वो चीज़ें। मैं फिर बाद में ये नहीं बोल पाऊँगा कि मुझे नहीं पता थी कि इंडिया में ऐसे कानून लागू हैं, है ना, क्योंकि इग्नोरेंस जो है लॉ को हम यहाँ पे नहीं दे सकते किसी भी तरीके से। जैसे
हम ये नहीं बोल सकते कि हमें तो पता ही नहीं था कि इंडिया में जो है चोरी कानून वो अपराध है, चोरी करना अपराध है, या किसी को मारना जो है वो अपराध है इंडिया में। हमें हमें नहीं पता, हो सकता है किसी और दूसरी कंट्री में जो है चोरी करना अपराध नहीं हो, पर इंडिया में है। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति जो है वो इंडिया में आके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि जो है इंडिया में चोरी का कानून लागू नहीं होता, ठीक, तो ऐसी जगह पर वो क्या कर रहा है, मिस्टेक ऑफ लॉ कर रहा है, यानी कि वो कानून को समझने में भूल कर रहा है। और अब यदि कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि चोरी करने वाला, तो फिर वहाँ पे वो चोरी वाला जो कानून जो भी है वो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पे भी फॉल करेगा। और यदि वो चोरी करता है या करवाता है किसी से, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो अपराध के दायरे में आ जाएगा और उसको सज़ा दी जाएगी, है ना। तो हम मतलब यहाँ पे 21 का कहना है सीधा सीधा इतना सा है कि आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इस कानून के बारे में नहीं पता था। आप लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते। यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट में लॉ को समझने में, या आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे मान के चलिए मुझे नहीं पता थी कि आर्बिट्रेशन जो है अपने इंडिया में लागू होता है। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन जो प्रोसेस है, मुझे नहीं पता थी कि इंडिया में लागू होती है। और मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर दिया था कि हम जो है कि इस जो भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को हम आर्बिट्रेशन प्रोसेस से रिजॉल्व करेंगे, है ना। अब यहाँ पे हुआ क्या है कॉन्ट्रैक्ट करते समय कि मुझे, यानी कि एक पार्टी आप हैं और एक पार्टी मैं हूँ, है ना, इस जगह पे। तो अब बात ये आती है कि आपको पता है कि शायद यहाँ पे होता है नहीं होता है, पर मुझे क्लियर नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो है मुझे ये नहीं पता थी कि यहाँ इंडिया में आर्बिट्रेशन लॉ लागू होता है, पर हमने उसमें लिख दिया था, पर हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे। अब भविष्य में यदि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक, और मुझे पता चलती है कि भाई आर्बिट्रेशन का कानून तो यहाँ पे है ना, तो अब आर्बिट्रेशन का कानून जो है वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, क्योंकि पहले मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, पर अब मुझे पता चला आर्बिट्रेशन लॉ यहाँ पे इंडिया में भी लागू हुआ। आर्बिट्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग अब मुझे फिर उस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट को उस आर्बिट्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग जो है डिस्प्यूट्स को सेटल करना ही पड़ेगा, है ना। मैं फिर ये नहीं बोल पाऊँगा कि मुझे जो है नहीं कोर्ट के माध्यम में जाना है, कोर्ट से मैं केस सॉल्व करूँगा या फिर कहीं किसी और तरीके से करूँगा, है ना। वो चीज़ें ऐसे आप यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बोल नहीं पाएंगे, कहने का मतलब ये होगा। और यदि कोई फॉरेन का कोई लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं फॉरेन के लॉ को लेकर, तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में काउंट होगा। और इंडिया के रिगार्डिंग या इंडिया के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ काउंट होगा, मिस्टेक ऑफ लॉ माना जाएगा। अगर फॉरेन के मतलब फॉरेन वाले का अगर इंडिया में भी कॉन्टेक्ट किया अगर उसके करते तो भी ना मिस्टेक ऑफ लॉ ही चलाएगा। हाँ, अगर फॉरेन का कोई व्यक्ति है वो इंडिया में रह के कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ कहलाई जाएगी। अगर वही यही कंडीशन अगर फॉरेन के लॉज के अकॉर्डिंग हो रही है, फॉरेन के लॉज के रेफरेंस में हो रहा है, तो वो फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहलाया जाएगा। ठीक, ये चीज़ इसमें अपन को ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो है फिर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि नॉट वॉइडेबल, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो हो गया, अब वो आपको फॉलो करना ही है। भले ही इंडिया का लॉ जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के गुड फेथ में हो, या मतलब उसको कॉन्ट्रडिक्ट ना कर रहा हो, या फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर भी रहा हो। अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इंडिया का लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनके बीच में अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो अपने आप वॉइड हो जाएगा। ठीक, और यदि इंडियन लॉ में और उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई भी क्लैश नहीं हो रहा है, तो फिर वो बाउंड हो जाएगा वो काम करने के लिए, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी बना है वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग फिर चलाया जाएगा या एनफोर्स किया जाएगा। ठीक, सपोज कोई बाहर का व्यक्ति है, फॉरेन का कोई व्यक्ति है, वो इंडियन किसी व्यक्ति से जो है गाड़ी खरीदना चाहता है,
उसको ये नहीं पता कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट लगता है हमारे यहाँ पे, उसको ये नहीं पता इंडिया में इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट लगता है, ये नहीं पता उसको। उसने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब जब वो गाड़ी खरीदने आया तब फिर उसको पता चला कि भाई हमें जो है गाड़ी खरीदने के लिए हमें आरटीओ ऑफिस भी जाना पड़ेगा, हमें फ़ोटो भी खिंचाने पड़ेंगे, हमें जो है ये सब भी काम करने पड़ेंगे। तो फिर उसको वो करना पड़ेगा, उसको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो चूज़ नहीं कर सकता कि वो करना चाहता है या नहीं चाहता है। और ये ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी नॉट वॉइडेबल लिखा हुआ है। नॉट वॉइडेबल का मतलब यही है कि उस व्यक्ति के पास ऑप्शन नहीं है, उस लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो इंडियन लॉज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर जो है आप गाड़ी ले जा सकते हैं बाहर। आपको कुछ ड्यूटी अगर देना हो तो ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, ये चीज़ें हैं। सर मतलब कि जो नॉट पॉइंटेबल वाली कंडीशन आती है वो सिर्फ एक पार्टी पे मिस्टेक पे आती है। हाँ, एक पार्टी पे आ जाए, यानी कि अब जिस व्यक्ति को अचानक पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, उस व्यक्ति पे जो है वो नॉट अवॉइडेबल की सिचुएशन आ जाएगी, है ना। तो वहाँ पे वो ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरी कंसेंट इफेक्ट हुई है, मुझे तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था। तो कानून की नज़र में जो है कोई भी व्यक्ति लॉ को इग्नोर नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखना, है ना। इग्नोरेंस टू लॉ इज़ नॉट अ गुड एक्सक्यूज़ और नॉट अ एक्सक्यूज़, ये एक मैक्सिम है जो कि हमें ध्यान रखना है ना। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी सर्कुलर, कोई भी नोटिस या कोई भी गज़ट नोटिफिकेशन आता है तो उसको नोटिफिकेशन आ चुका है, अब आपने उस चीज़ को देखा नहीं देखा वो आपकी गलती है ना। गवर्नमेंट तो बोलेगी हमने नोटिफिकेशन डाला हुआ है, वो आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपकी गलती है, पर ऐसा आ चुका है तो वो चीज़, इसका ध्यान रखना पड़ेगा बस। ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ में आया मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है ये। हाँ ठीक, हाँ अब इसी तरीके से ये जो 22 सेक्शन जो है वो भी यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कहता है कि अगर एक पार्टी मिस्टेक करती है किसी फैक्ट को लेकर, किसी फैक्ट को लेकर अगर किसी एक पार्टी ने मिस्टेक की है समझने में, तो फिर वो नॉट वॉइडेबल कंडीशन में होगा। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 2 हॉर्सेस थे, मैं आपसे जो है एक हॉर्स लेने आया, मुझे ये पता थी कि आपके पास ब्लैक और वाइट कलर के 2 हॉर्सेस हैं। हमने जो एग्रीमेंट किया वो ब्लैक हॉर्स को लेकर एग्रीमेंट किया, ठीक। अब चूँकि आपको ये पता थी कि ब्लैक हॉर्स जो है और वाइट हॉर्स मेरे पास अभी दोनों हैं, मैं जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने आया तो मुझे ये पता थी कि आपके पास ब्लैक हॉर्स है, ठीक है, ब्लैक हॉर्स के लिए एग्रीमेंट कर लिया हमने। पर जब एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद जब मैं हॉर्स लेने गया तब मुझे पता चली कि भाई जो हॉर्स ब्लैक हॉर्स था ही नहीं, ख़त्म ही हो गया वो तो फिर ऐसी जगह पर क्या हुआ कि यहाँ पे हॉर्स की बात यहाँ पे हमने की है, कलर से अब मतलब नहीं है। आपके पास 2 हॉर्स हैं तो उनमें से एक जो है फिर आपको मेरे को वो देना पड़ेगा। एग्रीमेंट हमारा जो हॉर्स को लेकर हुआ था उस एग्रीमेंट को वो एनफोर्स करना पड़ेगी या वो हो जाएगा, ठीक। इसीलिए जो है वो नॉट वॉइडेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि अब ऑप्शन जो है वो फिर ये नहीं रहेगा कि यार ये अब कैसे करें, अब क्या करें, है ना, करें कि नहीं करें, ये फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल मेयरली बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बीइंग अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्यों को समझने में भूल कर दी मैंने, तो वो फिर ऐसा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। हॉर्स की बात हुई थी, आप एक कोई हॉर्स जो है वो आप हमें दे दीजिए। ये सर तो ये जो हॉर्स वाली कंडीशन है इसमें तो दोनों को ही नहीं पता ना कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, यहाँ अब जैसे आप हैं, आप जैसे जो ओनर है, ओनर को तो पता है मेरे पास हॉर्सेस हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं, है ना। अब एग्रीमेंट में अगर हमने लिख दिया है कि ब्लैक हॉर्स जो है वो दे रहे हैं,
अब वो जब हमें पता चला, क्योंकि अब यहाँ पे मिस्टेक है उस फैक्ट को लेके, उस है ना, उस तथ्य को लेके हमें भूल हो रही है। मुझे लग रहा है कि वो ब्लैक हॉर्स है अभी, इसलिए मैंने ब्लैक हॉर्स लिख दिया उसमें एग्रीमेंट में। पर आपको तो हॉर्स से मतलब है ना, वो काला हो या सफ़ेद हो, ये चीज़ उसमें आ जाएगी। तो फिर वो क्या है, वो नॉट अवॉइडेबल कंडीशन में आ गए, वो रहेगा। ठीक है, मुझसे गलती हुई है ना, आपसे कोई गलती नहीं हुई, यानी कि लेने वाले से कोई गलती नहीं हुई समझने में, उसको तो हॉर्स चाहिए। देने वाला व्यक्ति जो है वो समझता है कि भाई मेरे पास अभी ये था, चलो मैं आपको इस कलर का हॉर्स देता हूँ। ये बात मैंने आपसे कही, आपने बोली ठीक है ओके। पर जब रियल ग्राउंड पे हम सिचुएशन में पहुँचे तब पता चली कि भाई वो चीज़ तो है ही नहीं। तो फिर वहाँ पे क्या है, वो नॉट अवॉइडेबल सिचुएशन इसलिए रहेगा क्योंकि मुझे उस चीज़ की कंप्लाइंस करनी है, मुझे जो है आपको हॉर्स देना ही देना है। तो आप उसको फिर मना नहीं कर पाएंगे। आपने तो मुझसे हॉर्स मांगा था, बाकी कलर क्लैरिफिकेशन मैंने कर दिया उसमें। पर अगर दूसरा कोई कलर का कोई हॉर्स है तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, इसीलिए वो नॉट अवॉइडेबल सिचुएशन पे रहेगा, है ना। फिर मतलब ये आपके ऑप्शन उस पर ऐसा नहीं आएगा कि जो है मुझे ये वॉइड करना है या नहीं करना है ना, वो चीज़ ऐसी इसमें नहीं होगी। अब इसके बाद में ये 23, ये जो सेक्शन है 23 सेक्शन, ये कहता है कि ऐसे कौन से कंसिडरेशंस हैं और ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि वॉइड सिचुएशन में नहीं आएंगे, या किस तरीके का कंसिडरेशन होना चाहिए और किस तरीके का ऑब्जेक्ट रहना चाहिए आपके एग्रीमेंट में, है ना। तो उनका यहाँ पे कहना ये है 23 सेक्शन का कि आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इन बातों से रहित होना चाहिए, यानी कि वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, वो इस नेचर का नहीं होना चाहिए जो कि वो इंडिया में किसी भी लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो, वो फ्रॉड नेचर का नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर उसमें किसी आदमी या किसी प्रॉपर्टी को इंजरी ना हो रही हो, इंजरी ना हो वो चीज़, और किसी कोई ऐसा ना हो कोई कंसिडरेशन या कोई ऑब्जेक्ट आपका जो कि कोर्ट उसको इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में बता दे। जैसे कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में वो ऑब्जेक्ट जो भी है वो हमारा इलीगल, पूरा इलीगल हो जाता है। यानी कि गन्स की सप्लाई करना या कोई ड्रग्स की सप्लाई करना, इनका एग्रीमेंट, तो वो सब चीज़ें जो हैं आपकी वो इमोरल हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में है और लॉ को डिफीट कर रही है, यानी कि लॉ के सीधा कॉन्ट्रडिक्शन में है वो, है ना। लॉ फॉरवर्ड करता है उन चीज़ों को कि भाई आपको इस तरीके से ये काम नहीं करने हैं, फिर भी आप जो है वो काम कर रहे हैं और उस काम को लेकर आप एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपका कोई भी कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन हो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, या फिर ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट हो, यदि वो पार्ट है किसी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन का, या फिर पूरा कंसिडरेशन या पूरा ऑब्जेक्ट अगर है किसी भी एग्रीमेंट में जो कि अनलॉफुल है, तो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा वॉइड होगा, वो वॉइड ही माना जाएगा। यानी कि उसमें एनफोर्स करने वाली कोई बात होगी ही नहीं, वो अपने आप में जो है स्वतः एब इनिशियो वॉइड माना जाएगा, है ना। अगर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी स्मगलिंग को लेकर, किसी तस्करी को लेकर हम जो है वो कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, ये 23 सेक्शन कहता है, यानी कि कौन से कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स आपके लॉफुल हैं और कौन से नहीं। तो लॉफुल इन 5 चीज़ों को छोड़कर बाकी सब लॉफुल होगा। ठीक, ये 23 सेक्शन कहता है। तो ये तो जो है आपके मेन यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाता है ना। फिर इसके बाद में 24 से क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स ये चालू होंगे। 24 से
सेक्शन 30 तक। अब ये वॉइड एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, कब होंगे? तो देखिए कंडीशंस जो भी 23 सेक्शन में हमने पढ़ी है, यानी कि अगर आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है तो वो अपने आप में वॉइड है, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। पर अब उनके अलावा, अब जैसे यहाँ पर, अब जैसे उन्होंने अब यहाँ पर 24 से लेकर सेक्शन 30 तक जो है फिर उन्होंने और अलग अलग चीज़ें भी बताई हैं। यानी कि जो भी अपन बात कर रहे थे जैसे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट की, जिनमें से अगर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है या कोई ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट है, वो भी अगर वॉइड है, सॉरी वो अगर अनलॉफुल है, तो वो उतना पार्ट जो है वो फिर वॉइड कहलाया जाएगा, है ना। वो वॉइड होगा। वॉइड का मतलब सीधा इतना है कि वो एनफोर्स नहीं हो सकता, वो एनफोर्स नहीं होगा। तो ऐसे अब कौन से एग्रीमेंट्स होंगे, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो कि एनफोर्स नहीं हो सकते हैं? तो वो फिर 24 से 30 के बीच के प्रोविजंस, उनको अपन अभी, उनको जो है फिर आज तो नहीं, कल उसको फिर अपन पढ़ेंगे, है ना। आज जो है फिर ये 2-3 प्रोविजंस जो अभी अपन ने देखे, इनको देख लेना, कल तक आराम से पढ़ लेना। उसके बाद फिर वॉइड एग्रीमेंट्स जो भी हैं उनको फिर अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, उनको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है।